नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम चैनल पे। आज का हमारा मेन टॉपिक है वो स्पाउस वीज़ा के बारे में। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे दो ऐसी कंट्री जो कि बहुत अच्छी कंट्री है। इनका जो इन्वायरमेंट है बड़ा ही अच्छा है, पढ़ाई का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, पीआर की ऑप्शन मिल जाती है। तो ये दो कंट्री कौन सी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली कंट्री है डेनमार्क, दूसरी कंट्री है फिनलैंड। लोगों को कन्फ्यूज़न है कौन सी कंट्री जाना चाहिए स्पाउस वीज़ा के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं। अगर स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों कंट्री बेस्ट है, चाहे डेनमार्क में कीजिए चाहे फिनलैंड में कीजिए। बट फ़र्क क्या है, एडमिशन का प्रोसेस। अगर आप डेनमार्क में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ का जो प्रोसेस बहुत ही ईजी है। तो डेनमार्क में क्या होता है कि सीधा आपने यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं विद रिक्वायरमेंट के, जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वो आपने भेज देने होते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेती है। तो इंटरव्यू बहुत ईजी होता है, थोड़ी लंबी इंटरव्यू होती है, बहुत ईजी होती है। जो आपने पढ़ा है उसी के बारे में इंटरव्यू लिया जाता है। एडमिशन जैसे आपका आ जाता है तो आप वीज़ा फाइलिंग कर सकते हैं। पर जब आप फिनलैंड में अप्लाई करते हैं तो फिनलैंड में क्या होता है, काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेट फेस करना पड़ता है। पहले तो वहाँ पे इंटरव्यू बहुत लंबे समय के बाद आता है, अगर आता है तो एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका एक ग्रुप डिस्कशन भी लिया जाता है, तब जाके पता चलता है आपका एडमिशन आना है कि नहीं आना है। तो इसको फेस करने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं। अगर आप डेनमार्क में देखें तो एडमिशन के लिए 1 या 2-3 महीने लग जाते हैं। अगर आप फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हो तो 4 से लेकर 5-6 महीने भी लग जाते हैं अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर आप डेनमार्क में एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा ईजी प्रोसेस है। अगर आप फिनलैंड में एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो अभी बात कर लेते हैं फ़ंड के बारे में। डेनमार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे किसी प्रकार के फ़ंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिना किसी अकाउंट के, बिना किसी फंड स्टेटमेंट के, ना ही किसी बैलेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। जो आपने यूनिवर्सिटी में फ़ीस भेजी होती है उसकी जो एग्रीमेंट लेटर आते हैं जिसे हम कंडीशन लेटर बोलते हैं, वो सीधा एम्बेसी में जाकर जमा करानी होती है। तभी आपका वहाँ पे इंटरव्यू होता है तो आपका वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। अगर आप फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हैं तो फिनलैंड में आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाना जरूरी है, वो भी 3 मंथ ओल्ड। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आती है लोगों को, क्योंकि जब 3 मंथ ओल्ड फंड दिखाने होते हैं लोगों को अरेंजमेंट करना बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि लोगों को ये भी श्योरिटी नहीं रहती एडमिशन आना है कि नहीं आना है, क्योंकि फिनलैंड में एडमिशन बहुत टफ होता है। अगर आपका एडमिशन आ जाता है तो बहुत ही जल्दी आपको 3 मंथ ओल्ड फंड अरेंज करने होते हैं, जो कि नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये है कि आप जब भी वहाँ पे अप्लाई करें यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो आपके पास फ़ंड पहले से होने चाहिए, तभी वहाँ पे एडमिशन अप्लाई करें। अगर आपके पास 3 मंथ ओल्ड फंड है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्पाउस के साथ अप्लाई कर रहे हैं उनका भी आपको बैलेंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी दिखाना पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अकेले अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 7-8 लाख रुपए फ़ंड होने चाहिए। अगर आप 6 महीने की फ़ीस पे कर रहे हैं तो जो आपकी बैलेंस बचता है, जो 6 महीने की बैलेंस फ़ीस रहती है वो आपने फ़ंड के साथ ऐड करके दिखाना होता है। और अगर हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं उनका 4-4 लाख रुपये अलग से दिखाना होता है। तो इस तरीके से आप वहाँ पे एडमिशन और वीज़ा दोनों ले सकते हैं। तो दूसरी बात ये कि अगर डेनमार्क में भी स्पाउस वीज़ा अप्लाई करें तो उनका फ़ंड दिखाना जरूरी है, 9 लाख रुपये आसपास दिखाना होता है। अगर सिंगल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो बिना किसी आप फंड के आप वहाँ पे वीज़ा ले सकते हैं। तो अभी तीसरे हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। डेनमार्क में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, वहाँ पे फीसिस भी ज़्यादा है, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है। तो ये उनके लिए ईजी है जो जल्दी जाना चाहते हैं, कोई स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं 5 से लेकर 7 लाख 6 महीने की फ़ीस आ जाती है। अगर आप फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है, बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, कभी कभी फ़ीस भी माफ़ हो जाती है। ये प्लस पॉइंट रहता है। तो अगर आप फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हैं, पैसों की दिक्कत है तो आप फिनलैंड में अप्लाई करिए। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत नहीं है तो आप डेनमार्क में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देखा जाए तो दोनों कंट्री में अप्लाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है। अभी हम बात कर लेते हैं कोर्सेज़ के बारे में। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कोर्सेज़ की बहुत लिमिटेड कोर्स होते हैं। अगर हम डेनमार्क में अप्लाई कर रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पे कॉमर्स के कोर्स मिल जाते हैं, एमबीए के कोर्स मिल जाते हैं, मैनेजमेंट के कोर्स मिल जाते हैं। कंप्यूटर सेक्टर के बहुत ही सारा कोर्स कम मिलते हैं, नर्सिंग के प्रोग्राम भी बहुत कम है। अगर आप फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, चाहे बैचलर के लिए हो, चाहे मास्टर के लिए हो, चाहे पीजी डिप्लोमा के लिए हो, चाहे वोकेशनल प्रोग्राम हो। तो नंबर ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत अवेलेबल है। नर्सिंग के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। 1 साल का डिप्लोमा लेना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर के अंदर लेना चाहते हैं उनके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप किसी सेक्टर में वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उस तरीके के वहाँ भी कोर्स अवेलेबल है, तो उसमें भी जा सकते हैं। तो देखा जाए कि फिनलैंड में कोर्सेज तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे कोई ना कोई कोर्स में आप जा सकते हैं। अगर आप डेनमार्क में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वही कोर्स लेना पड़ेगा जो कोर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो कोर्सेज़ की वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट रहती है। और बात की पीआर के बारे में, दोनों कंट्री में पीआर लेना बहुत ईजी है। अगर आप फिनलैंड में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 साल का वर्क परमिट मिल, तो 4.5 साल के अंदर ड्यूरिंग स्टडी आपको पीआर मिल जाती है। अगर आप डेनमार्क में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले 6 महीने का वर्क परमिट मिलता है, उसके बाद या वहाँ पे पीआर अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के बाद। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। तो देखा जाए तो डेनमार्क और फिनलैंड में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है।
बस सेटिस्फाई ये करना है कि आप कौन सी कंट्री में सेटिस्फाई हो पा रहे हैं, जिस कंट्री में आपको ईजी लग रहा है, जिस कंट्री में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसी कंट्री में अप्लाई करें। मेरा इसमें डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। अगर हम इससे पूछेंगे डेनमार्क बेटर है, फिनलैंड बेटर है, मेरी नज़र में दोनों ही कंट्री बेटर है। अगर मुझे पैसों की दिक्कत होती तो मैं फिनलैंड में अप्लाई करता, अगर मुझे जल्दी जाना है तो डेनमार्क में अप्लाई करता। तो ये मेरी ओपिनियन है। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है स्पाउस वीज़ा के बारे में, या फिर को अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, अगर आपके घर में पैसों की दिक्कत है तो भी हम इससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे स्पाउस वीज़ा कंट्री के बारे में, चाहे फिनलैंड की हो, चाहे स्वीडन कंट्री हो, डेनमार्क हो, यूके हो, यूएसए हो, तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। वीडियोज़ ऐसी बहुत सारी मैं डालता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिएगा और वेट कीजिएगा मेरी ऐसी आने वाली वीडियोज़ का। नमस्कार।